हेलो चिल्ड्रंस। लास्ट वीडियो में हमने ख्याति का अर्थ, ख्याति को प्रभावित करने वाले कारक एवं ख्याति के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन करने की आपके सिलेबस में कुल 5 विधियां दी गई है, तो हमें उन 5 विधियों पढ़ना है कि कौन कौन सी विधियां हमारे सिलेबस में दी गई हैं। ख्याति मूल्यांकन की विधियां। तो ख्याति मूल्यांकन के लिए सबसे पहली विधि आपके सिलेबस में जो दी गई है वो है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में 2 प्रकार के औसत लाभ हो सकते हैं। या तो सामान्य औसत लाभों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसे हम सामान्य औसत लाभ विधि कह देंगे, सामान्य औसत लाभ विधि। या फिर भारित औसत लाभों के आधार पर भी ख्याति का मूल्यांकन किया जा सकता है, तो इसे हम भारित औसत लाभ विधि कह सकते हैं। भारित औसत लाभ विधि। इसके बाद दूसरी जो विधि है वो होती है अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि। इसके बाद पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि। इस पूंजीकरण विधि में भी ख्याति का मूल्यांकन या तो औसत लाभों के आधार पर किया जा सकता है या फिर अधिलाभों के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए पूंजीकरण विधि में भी 2 विधियां हो जाती है। एक तो औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि, और दूसरा औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, और दूसरा होगी अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि। तो अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि सामान्य रूप से ज़्यादातर इन 3 विधियों का में लिया जाता है, लेकिन 2 विधियां और आपके सिलेबस में दी हुई है, जिसमें चौथी होती है वार्षिक वृत्ति विधि। वार्षिक वृत्ति विधि। और 5वीं होती है शुद्ध संपत्ति विधि। ये 5 विधियां आपके सिलेबस में दी हुई हैं ख्याति मूल्यांकन की। अब प्रत्येक विधि से हम ख्याति का मूल्यांकन करना सीखेंगे। तो पहली विधि हम लेते हैं औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन करना सीखते हैं, जिसमें 2 प्रकार से ख्याति का मूल्यांकन हो सकता है। या तो सामान्य औसत लाभों के आधार पर या भारित औसत लाभों के आधार पर। ख्याति मूल्यांकन की प्रथम विधि औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में हम पहले सीखेंगे कि सामान्य औसत लाभों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। तो हम इसमें प्रथम विधि लेंगे सामान्य औसत लाभ विधि। मान लो सामान्य औसत लाभ विधि। इस
विधि में ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए हमें गत वर्षों के लाभों के योग में वर्षों की संख्या का भाग देकर औसत लाभ ज्ञात करना होगा और उसे क्रय के वर्ष से गुणा करना होगा। अर्थात ख्याति का सूत्र इसमें होगा औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। यहाँ औसत लाभ का अर्थ होगा औसत लाभ बराबर गत वर्षों के लाभों का योग, वर्षों के लाभों का योग भाग वर्षों की संख्या। इसका अर्थ ये हुआ कि ख्याति का मूल्यांकन पिछले कुछ वर्षों के लाभों के आधार पर किया जाता है। तो मान लिया कि हमने पिछले 5 सालों के लाभों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना हो, तो यहाँ गत 5 वर्षों के लाभों का योग लिख देंगे और उन्हीं 5 वर्ष का भाग यानी कि 5 का भाग यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि औसत लाभ का अर्थ जितने वर्षों के लाभों का योग लिया गया है उतने ही वर्षों का यहाँ पे वर्षों की संख्या का यहाँ पे भाग लगाना होता है, तो हमें औसत लाभ ज्ञात हो जाता है। अब क्रय के वर्ष का आशय क्या है? क्रय के वर्ष का आशय होगा कि जो औसत लाभ अब तक हमने कमाए हैं गत वर्षों के कोशिशों से, वो भविष्य में कितने वर्षों तक कायम रहेंगे, यह क्रय के वर्ष का आशय होगा। उदाहरण के लिए एक प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसे ध्यान से पढ़ें। ख्याति के मूल्य की गणना गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर की जाती है। लाभ इस प्रकार से हैं: 30,000 रुपये, 25,000 रुपये, 40,000 रुपये, 35,000 व रुपये 20,000। फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। अब देखो, इस प्रश्न में प्रथम लाइन में कहा है कि ख्याति के मूल्य की गणना गत 5 वर्षों के औसत लाभों के क्रय के आधार पर की जाती है। यानी कि गत 5 वर्षों के औसत लाभ लेने हैं और क्रय के वर्ष लेने हैं 3। तो यहाँ लिखा ख्याति की गणना औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो ख्याति का सूत्र क्या हुआ? औसत लाभों के, अर्थात औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो क्रय के वर्ष। और मैंने आपको बताया था पीछे भी, जब हम अनुपात विश्लेषण नए अनुपात की गणना के प्रश्न कर रहे थे कि का और के जब शब्द का प्रयोग होता है तो हम उसका अर्थ लेते हैं गुणा से। तो यहाँ औसत लाभों के अर्थात गुणा क्रय के वर्ष। तो ये ख्याति का सूत्र बना, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। यही सूत्र हमने ऊपर लिखा है सामान्य औसत लाभ विधि में, ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। अब हमें सबसे पहले औसत लाभ ज्ञात करने हैं, और औसत लाभ का अर्थ हमने क्या पढ़ा? गत वर्षों के लाभों का योग करके वर्षों की संख्या का भाग देने से हमें औसत लाभ प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे औसत लाभ ज्ञात कर लेता हूँ। तो औसत लाभ बराबर होगा, यहाँ पे गत 5 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं 30,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, और इसमें वर्षों की संख्या का भाग देंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ष हो जाते हैं।
तो इसमें 5 का भाग देंगे और इन सब का योग करने के बाद 5 का भाग देने से जो लाभ हमें प्राप्त होगा वो औसत लाभ होगा। तो इसके लिए देखिए 30 और 25 55 और 55 और 35 90 और 20 110 110 और 40 150 1,50,000 में हमने भाग दिया 5 का तो हमें 30,000 प्राप्त हुए। 30,000 औसत लाभ हुआ। अब औसत लाभ 30,000 यहाँ रखेंगे और क्रय के वर्षों से गुणा करेंगे। क्रय के वर्ष हमें दिए थे 3 बराबर ख्याति होगी 90,000। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हम देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 2। एक फर्म की ख्याति गत 4 वर्षों के औसत लाभों के 2 वर्षीय क्रय के आधार पर ज्ञात की जाती है। तो ख्याति का सूत्र इसी लाइन से हमें समझना है। ख्याति गत 4 वर्षों के औसत लाभ, तो पहले क्या ज्ञात करना है हमें? ख्याति ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ लिखोगे ख्याति बराबर क्या ज्ञात करना है? ख्याति। और किस प्रकार ख्याति ज्ञात करनी है? ख्याति गत 4 वर्षों के औसत लाभों के, तो यहाँ लेंगे औसत लाभ, गत 4 वर्षों के औसत लाभ, औसत लाभों के, औसत लाभों के 2 वर्षीय क्रय आधार पर, तो यानी औसत लाभों के का अर्थ गुणा क्रय के आधार पर, कितने वर्षों क्रय के आधार पर? 2 वर्षीय क्रय के आधार पर, अर्थात क्रय के वर्ष। तो यही अपना सूत्र बन गया जो अभी हमने पढ़ा था ख्याति मूल्यांकन की विधि में। ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष। तो औसत लाभ गुणा क्रय के वर्ष यहाँ पे होंगे क्रय के वर्ष। तो औसत लाभ का अर्थ क्या है ये हमें पता है कि औसत लाभ का अर्थ है गत वर्षों के जो लाभ हैं उनको योग करके वर्षों की संख्या का भाग देने से हमें औसत लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ हम प्रश्न में देखें तो 2013 के वर्ष में हमें लाभ हुआ है ₹10,000, ₹10,000। इसके बाद वर्ष 2014 में हमें लाभ हुआ है ₹16,000। फिर वर्ष 2015 में हमें लाभ नहीं हुआ, हानि हुई है ₹6,000। तो लाभों का विपरीत जो होता है वो हानि होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हानि का अर्थ होता है ऋणात्मक लाभ। तो हानियों को हमें क्या करना होता है? माइनस करना होता है। तो हमने ₹6,000 हानि के माइनस किए और 2016 में लाभ हुए 12,000। तो लाभों को हमें जोड़ना है। तो कुल वर्षों की संख्या हो गई 1 2 3 4, कुल वर्षों की संख्या हुई 4। तो इसमें हमें भाग देना है 4 का। अब इसका हमें औसत ज्ञात करना है। ये हुआ टोटल 32,000, भाग दिए इसमें 4 का, तो औसत आया 8,000। तो औसत लाभ हुए 8,000 जो ख्याति के सूत्र में यहाँ रखने हैं। औसत लाभ 8,000 गुणा क्रय के वर्ष। प्रश्न में क्रय के वर्ष दे रखे थे 2 वर्षीय क्रय के आधार पर, अर्थात क्रय के वर्ष हैं 2। ये हो गया 8,000 को 2 से गुणा किया तो ₹16,000 ख्याति का मूल्य हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए औसत लाभों को क्रय के वर्षों से गुणा करना होता है, क्रय के वर्षों से गुणा करना होता है। और यहाँ जो औसत लाभ चाहिए उनको हमें कैसे ज्ञात करना है? गत वर्षों के लाभों के योग में वर्षों की संख्या का भाग दे के औसत लाभ ज्ञात करने हैं। लेकिन विशेष जो आपको बात यहाँ ध्यान रखनी होगी वो ये ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे ख्याति मूल्यांकन के उद्देश्य से जो लाभों को हम यहाँ ले रहे हैं, ये लाभ
व्यवसाय की सामान्य परिचालन क्रिया से उत्पन्न हुए लाभ होने चाहिए। सामान्य क्रियाओं से उत्पन्न हुए लाभ का अर्थ होगा कि व्यवसाय की जो मुख्य क्रिया है उस क्रिया से उत्पन्न लाभ हो, उसमें लाभों में किसी भी प्रकार की असामान्य मदों का समावेश नहीं होना चाहिए। अगर लाभों में असामान्य मदों का समावेश है तो उसका हमें समायोजन करके सामान्य लाभ ज्ञात करने होंगे, उसके बाद हम औसत लाभ ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार व्यवसाय के सामान्य लाभों को ज्ञात किया जाएगा। तो आपको प्रश्न में 3 या 5 वर्षों के लाभ दिए रखेगा, तो आपको जितने भी वर्षों के लाभ ख्याति मूल्यांकन के उद्देश्य से दिए गए हैं उन लाभों को यहाँ पे लिखना है। मान लिया 3 वर्षों के लाभ दिए हैं तो यहाँ 3 वर्षों के लाभों को यहाँ पे आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ लिखोगे आप प्रॉफिट्स यानी कि लाभ। यहाँ जो भी 3 या 5 वर्षों के लाभ दिए हैं वो लाभ यहाँ पे आप लिखोगे। अब इन लाभों में 2 प्रकार के समायोजन करने होते हैं। एक होते हैं गत वर्षों से संबंधित समायोजन और दूसरे होते हैं भविष्य से संबंधित समायोजन। तो गत वर्षों से जो संबंधित समायोजन है वो असामान्य हानि और असामान्य व्यय से संबंधित समायोजन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ लिखा असामान्य हानि या असामान्य व्यय या असामान्य हानि या असामान्य व्यय जिसे आपने लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया हो। इसका अर्थ होगा कि आपने लाभों में से घटा दिया हो तो उन्हें आप वापस यहाँ जोड़ दोगे। ऐसे असामान्य हानि या व्यय जिनको आप लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखा चुके हो, अर्थात जिनको लाभों से चार्ज कर चुके हो, उनको यहाँ पे वापस जोड़ देना है, जिससे इन असामान्य हानि और व्ययों का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर कोई गैर व्यापारिक हानि या व्यय हो, असामान्य भी हो सकता है और यहाँ कोई गैर व्यापारिक व्यय या हानि भी हो सकती है, कोई गैर व्यापारिक हानि या व्यय हो तो उसका भी आपको यहाँ पे समायोजन करना है, उसे भी आपको जोड़ देना है, बशर्ते कि गैर व्यापारिक हानि व्यय या असामान्य हानि और व्यय लाभों से चार्ज किए गए हों, अर्थात पी&एल खाते के डेबिट में दिखाए गए हों, तो इन्हें यहाँ वापस लाभ में जोड़ देना है। इसके बाद कोई भी पूंजीगत व्यय जिसे आपने आयगत व्यय के रूप में लेखा पुस्तकों में दर्ज किया हो, जिसे आयगत व्यय के रूप में लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया हो, तो इन्हें भी आपको लाभों में वापस जोड़ना होगा। इसके अलावा अंतिम स्कंद का न्यून मूल्यांकन किया गया हो, अंतिम स्कंद अर्थात क्लोजिंग स्टॉक का न्यून मूल्यांकन। इसका अर्थ है कि अगर आपने गत वर्षों के लाभों में अंतिम स्कंद को कम मूल्य पर मूल्यांकित करके दिखाया हुआ है, तो जितना आपने कम मूल्यांकित किया था उतना आपको वापस लाभों में जोड़ना होगा, क्योंकि अंतिम स्कंद दिखाया जाता है और क्रेडिट पक्ष में अगर कोई मद कम होती है, इससे हमारे लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लाभ कम हो जाएगा। अतः हमें लाभ को सामान्य स्थिति में लाने के लिए जितना हमने न्यून मूल्यांकन अंतिम स्कंद का करके दिखाया है उसे यहाँ पे वापस जोड़ना पड़ेगा। इसके विपरीत प्रारंभिक स्कंद का अधिमूल्यांकन, प्रारंभिक स्कंद का
अधिमूल्यांकन, अधिमूल्यांकन, ये आपको यहाँ पे जोड़ना होगा। अधिमूल्यांकन, क्योंकि प्रारंभिक स्कंध जो है वो व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। तो डेबिट पक्ष में किसी मद को अधिक दिखाने से, किसी मद के रूप अधिक दिखाने से लाभों में क्या होता है, कमी आती है। और सामान्य स्थिति में लाभ लाने के लिए जितना प्रारंभिक स्कंद अधिक दिखाया है उतना हमें यहाँ पे वापस जोड़ना पड़ेगा। इन सभी को प्लस करने के बाद हमें कुछ चीज़ों को घटाना होगा। अगर असामान्य व्यय और हानियों को हमने जोड़ा था तो असामान्य या गैर व्यापारिक आय हमें लाभों में से घटानी होगी। यदि हमने इनको लाभों में शामिल किया हो तो हमें इसमें घटाना है। अगर कोई असामान्य आय व्यवसायी द्वारा कमाई गई थी लेकिन उसने लाभों में इस आय को शामिल ना किया हो तो यहाँ घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो असामान्य आय या गैर व्यापारिक आय जिसको लाभों में शामिल किया गया हो उसे यहाँ से घटाना है। और अंतिम स्कंध का अधिमूल्यांकन इसे भी घटाना है। कि अंतिम स्कंध क्या होता है, व्यापार खाते क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। और अगर हमने अधिक रुपए से व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में अंतिम स्कंध को लिखा है तो व्यापार खाते का क्रेडिट पक्ष ज़्यादा होगा। और क्रेडिट पक्ष ज़्यादा होने से व्यवसाय के लाभ में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए सामान्य स्थिति में लाभ लाने के लिए हमें क्या करना है, जितना अधिक मूल्यांकन करके आपने अंतिम स्कंद को दर्ज किया है उतने रुपए आपको वापस यहाँ से घटा देने हैं। और प्रारंभिक स्कंद का विपरीत होता है इससे। तो प्रारंभिक स्कंद का न्यून मूल्यांकन आपको यहाँ पे घटा देना है। तो इन सब समायोजन को करने के बाद आपके पास जो शेष लाभ रहेंगे, इन शेष लाभों को कहा जाता है समायोजित लाभ। क्या कहा जाता है इन शेष लाभों को? इन शेष लाभों को कहा जाता है समायोजित लाभ कहा जाता है। अब इन समायोजित लाभों के आधार पर पहले हम औसत ज्ञात करेंगे और उस औसत में भविष्य से संबंधित समायोजन करेंगे। तो अब इन समायोजित लाभों के आधार पर हमें ज्ञात करना है, इन्हें हम कहेंगे समायोजित लाभ। और इन समायोजित लाभों के आधार पर हमें औसत लाभ ज्ञात करने हैं। तो यहाँ लिखोगे औसत लाभ। अब ये औसत लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ये जो समायोजित लाभ दे रखे हैं इनका हम योग करेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने समायोजित लाभों का योग, समायोजित लाभों का योग बटा वर्षों की संख्या। तो ये हमारा औसत लाभ होगा। लेकिन अभी हमें इस औसत लाभ में भविष्य से संबंधित समायोजन भी करने शेष हैं। भविष्य से संबंधित समायोजन हम करेंगे इसमें। तो आप क्या करोगे, इन औसत लाभों में सबसे पहले व्ययों में वृद्धि की संभावना हो,
संभावना हो या आय में कमी की संभावना हो या आय में कमी की संभावना हो तो उसे हमें घटा देना चाहिए। मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि अब तक व्यवसाय में कोई एक ऐसा व्यय है जो अब तक व्यवसाय में नहीं हुआ लेकिन भविष्य में हर बार होगा, तो ऐसे व्यय को हमें इन औसत लाभों में से घटा देना है। या आपको लगता था कि अभी तक जो आय हमें हो रही थी वो एक आय हमें भविष्य में नहीं होने वाली है, तो ऐसी आय को भी हमें भविष्य औसत लाभों में से घटा देना है। और इसके बाद इसका विपरीत करेंगे। आपको लगता हो कि मान लो आपने एक अकाउंटेंट रख रखा हो और आपने जब व्यवसाय मुझे बेचा तो मुझे पता है मुझे अकाउंट्स बनाने आते हैं, तो मुझे अकाउंटेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं उस अकाउंटेंट को नौकरी से बाहर कर देता हूँ। तो अब आपके व्यापार को मैंने क्रय किया और आपके अकाउंटेंट को मैंने नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि अब मैं खुद अकाउंट्स का सारा काम संभालूंगा। तो इससे मेरे को उस अकाउंटेंट की सैलरी का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स में खुद बनाऊंगा। तो यहाँ पे व्यय में क्या हो गई, कमी हो गई, और व्यय में कमी होने से मेरे भविष्य के लाभों में क्या होगी, वृद्धि होगी। अतः व्ययों में कमी की संभावना हो या आय में वृद्धि की संभावना हो तो इसे हम यहाँ जोड़ देते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगर प्रश्न में साझेदारों का वेतन या पारिश्रमिक दिया हो तो उस साझेदारों के वेतन और पारिश्रमिक को हमें यहाँ पे लाभ में से घटा देना चाहिए। अब जो शेष लाभ हमारे होंगे, अब जो हमारे पास शेष लाभ बचते हैं, इन्हें हम कहते हैं ख्याति मूल्यांकन के उद्देश्य से जो वास्तविक औसत लाभ हैं वो, ये या तो कहेंगे इनको वास्तविक औसत लाभ या भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, भविष्य में कायम रहने वाले लाभ। तो आपको ये समायोजन करके व्यवसाय के लाभों को ज्ञात करना है। देखिए क्या किया, सबसे पहले हमने लाभ लिए। लाभों में असामान्य हानि और व्यय या गैर व्यापारिक हानि और व्यय हो तो उसे हमने जोड़ा। पूंजीगत व्यय जिसे आयगत व्यय के रूप में लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया हो उसे भी हमने वापस जोड़ा। अंतिम स्कंद का न्यून मूल्यांकन और प्रारंभिक स्कंद का अधिमूल्यांकन हमने जोड़ा। इसके बाद इन सब के विपरीत हमने किए कि असामान्य या गैर व्यापारिक आय हमने घटाई। अंतिम स्कंद का न्यून मूल्यांकन हमने जोड़ा था तो अंतिम स्कंद का अधिमूल्यांकन हमने घटाया है। प्रारंभिक स्कंद का अधिमूल्यांकन हमने जोड़ा था तो प्रारंभिक स्कंद का न्यून मूल्यांकन यहाँ पे घटाया गया। अब ये सभी समायोजन करने के बाद जो शेष लाभ हमारे पास रहे, इनको हमने कहा समायोजित लाभ, और समायोजित लाभों का योग करके वर्षों की संख्या का भाग देकर हमने इनका औसत ज्ञात किया। फिर इस औसत में हमने ये कुछ समायोजन किए कि व्यय में वृद्धि की अगर कोई संभावना है, आपको लगता है कि भविष्य में कोई व्यय बढ़ने वाला है, तो इसे आपके लाभों में से घटा देना है। या आय में कमी की संभावना है तो उसे भी लाभों में से घटा देना है। इसके विपरीत व्ययों में कमी की संभावना हो और आय में वृद्धि की संभावना हो तो उसे हमें लाभों में जोड़ देना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है एग्जाम पर्पस के लिए, अगर प्रश्न में साझेदारों का वेतन दिया हो
तो साझेदारों के वेतन अथवा पारिश्रमिक अगर हो तो उसे भी आपको लाभ में से घटाना है। अब जो ये समायोजन करने के बाद जो शेष लाभ आपके पास रहेगा, इसे आप कहोगे या तो वास्तविक औसत लाभ या भविष्य में कायम रहने वाले लाभ। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, साझेदारों का वेतन एवं पारिश्रमिक लाभों में से औसत लाभों में से घटा दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। समायोजित लाभ से संबंधित प्रश्नों को हम कल करेंगे और ख्याति मूल्यांकन की शेष विधियों को भी हम कल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।